वही क्वेश्चन फोर्स के ऊपर बन सकते हैं। किसी भी जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है तो वहां फोर्स पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय वो चार्ज जो उस जगह पर रखा हुआ होगा। देख अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई नहीं, अब आएगा। ये रोड है भाई मेरे पास, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे की। किसी रैंडम पॉइंट पे यहां पे क्या बताना है तुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले या फोर्स पूछ ले। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो यहाँ टेस्ट चार्ज मान ले क्यू नॉट, फोर्स बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर तूने अगर फोर्स निकाल दिया तो क्यू नॉट से डिवाइड कर दे, ये आ जाएगा। तो कोई खास बात नहीं उसकी, अभी समझ या तो फोर्स पूछ सकता है या फिर ई नॉट पूछ सकता है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज मान लिया। अब इसने क्या किया है यहाँ पे निकालने के लिए, अब यहाँ पे छोटा सा चार्ज होगा उसके लिए दूरी अलग, तो वो अलग फोर्स लगाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। यहाँ अलग चार्ज होगा, यहाँ अलग चार्ज होगा, यहाँ अलग चार्ज, यहाँ अलग चार्ज, ये अलग दूरी, ये अलग दूरी। तो जैसे जैसे दूरी चेंज होती गई तो फोर्स भी चेंज होंगे। फोर्स अलग अलग है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने से पहले ये भी फील होनी चाहिए कि भाई इंटीग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं। तो इस पूरे एंगल को नाम दिया गया θ1, इसको नाम दिया गया θ2, और क्या मान लिया, एक एलिमेंट मान लिया थीटा पे जाके डी थीटा का। तो ये जो छोटा सा एंगल बनेगा ये तो क्या बनेगा डी थीटा, और उसको थीटा पे जाके अब इस बहुत बड़ी है, देख बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं तो तुम कर लियो, मेरे काम का इतना है नहीं, मैं फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ, उस तरीका थोड़ा बता देता हूँ। इस डी क्यू ने यहाँ पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई या फिर फोर्स बनाई, ये की बात है। यहाँ फोर्स लग रही है ना भाई, ये कहाँ फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, यहाँ। तो ये थीटा, तो अभी थीटा एफ के दो कंपोनेंट बनेंगे, ऐसा ही एलिमेंट इधर लेना पड़ेगा। इस साइड वाले तो ऐड हो जाएंगे और वर्टिकल वाले जो होंगे वो माइनस होंगे। तो डायग्राम बनाएगा तो तुझे पता चलेगा, मैं सिर्फ तेरे से फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो तुझे फाइनल रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि पेपर में तू डेरिवेशन नहीं करेगा, बोर्ड की है तो अलग बात है। तो क्या हो गया मेरे पास, जनरल मान रहे हैं अगर ये दूरी डी है, एंगल θ1 है, एंगल θ2 है, मेरे से अगर किसी ने पूछा ई पैरेलल, पैरेलल किसके, इस रोड के पैरेलल, रोड क्यों है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, मतलब वो तो डिपेंड करता है कि इस साइड चार्ज ज्यादा है तो या इस साइड इस केस में साफ पता चल रहा है चार्ज ज्यादा है तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। तो ई पैरेलल की वैल्यू आएगी के क्या होगा 1/4/ε0 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका दे रखा है, बाय डी परपेंडिकुलर, डी परपेंडिकुलर मतलब ये दूरी डी, रोड से जिस पॉइंट पे पूछा है उसकी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए, cos θ2 माइनस cos θ1। θ2 क्या है, इस परपेंडिकुलर से नीचे वाला एंगल, और θ1 परपेंडिकुलर से ऊपर वाला। ई परपेंडिकुलर क्या होगा, ई परपेंडिकुलर मतलब इस रोड के परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी के लैम्डा बाय डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये रिजल्ट याद रख लोगे तो लगभग हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे रोड वाले। क्यों, क्या करेगा, एक एंड को इनफाइनाइट कर देगा, एक एंड को इनफाइनाइट कर देगा तो ये ऊपर तक जा रही है, तो ये θ1 लगभग 90 हो गया, तो यहाँ पे 90 रख, यहाँ पे 90 रख, आंसर आ जाएगा। θ2 क्वेश्चन में गिवन होगा, पूरी इनफाइनाइट है तो θ1 भी 90, θ2 भी 90, वैल्यू पुट कर दोनों आ जाएंगे। ई पैरेलल आ गई, परपेंडिकुलर आ गई, नेट पूछे दोनों की वैल्यू निकाल के रिजल्टेंट निकाल, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट क्या करेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। तेरे से कुछ भी पूछ सकता है, अब तो कुछ भी निकाल सकता है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन दिखे कि किसी रोड, कोई रोड दे रखी है, और जरूरी नहीं है कि यार ये क्वेश्चन ऐसे ही है, कहने का मतलब है रोड होनी चाहिए, वो जैसे घेर रखी हो भाई, लेटा रखी हो, पॉइंट अगर क्या है ये, तो अब क्या कर, ये परपेंडिकुलर दूरी ये डी का काम करेगी, ये क्या है θ1, ये क्या है θ2, ये क्या है लैम्डा। ई पैरेलल मतलब ये चार्ज ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में आएगा, ये आ गया ई पैरेलल, फॉर्मूला क्या है ये, ऊपर की तरफ क्या आएगा ई परपेंडिकुलर, फॉर्मूला क्या है ये, रिजल्टेंट का आएगा कहीं बीच में या कहीं भी आए, वो तो डिपेंड करते हैं इनकी वैल्यू पे।
आएगा कितना, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर रूट से। कितनी काम की चीज, इसका मतलब जब भी रोड के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, फोर्स पूछेगा, तो क्या ये आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे फोर्स पूछता तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा, यहाँ पे कोई चार्ज मान ली क्यू नॉट, तो इससे मल्टीप्लाई कर देगी नेट को, इधर पास फोर्स आ जाएगी, कोई नई बात नहीं है। तो कितना आसान काम हो गया। रोड के तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, बस तुझे क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये एंगल पता होना चाहिए। अगर दोनों ये कहती इनफाइनाइट रोड, इनफाइनाइट का मतलब ये रोड इतनी लंबी है कि ये एंगल बढ़ता 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 लगभग 90 हो गया, तो एक एंड अगर इनफाइनाइट है तो एक एंगल 90, दूसरा दे रखा होगा क्वेश्चन में दोनों एंड इनफाइनाइट तो दोनों एंगल 90, तो कुछ भी निकाल। जो मैक्सिमम मुश्किल सवाल पूछ सकता है इसके ऊपर, अब ये तो समझ में आ गया, ये रिजल्ट याद रख लियो, लिख लो कहीं भाई, बढ़िया संभाल के इन चीजों को रख ले। एक जो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या आएगा, ये कभी पूछेगा नहीं भाई मेरे हिसाब से, लेकिन अगर पूछ भी लिया तो ये रोड दे रखी है तेरे पास, इस पॉइंट पे क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे, तो वो डी क्या होती थी, परपेंडिकुलर दूरी, और ये दूरी दे रखी है रोड से ए। तो तू क्या कर, एक आर्बिट्रेरी लाइन मान ले, तो फॉर्मूला क्या होता था, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और एक का होता था के लैम्डा बाई डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब थीटा 1 थीटा 2 में भी दिक्कत आ गई, ये क्या होता था, डी परपेंडिकुलर दूरी, तो यहाँ पे ए नहीं है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, रोड तेरी इतनी है, तो इस पॉइंट पे पूछा है, तो अब तेरे पास दिक्कत क्या होगी, एंगल वाली दिक्कत हो गई। ये एंगल क्वेश्चन में दे रखा है मान ले 30 डिग्री, ये एंगल क्वेश्चन में दे रखा है 20 डिग्री, तो ऐसे नहीं कि थीटा 1 तो हो गया 30, थीटा 2 हो गया 20, इतना आसान भी नहीं है भाई। क्यों, ये चीज यूज क्यों नहीं करनी, उस केस में क्या था, ये रोड थी, ये परपेंडिकुलर दूरी थी, तो जो परपेंडिकुलर था उससे ऊपर वाला एंगल था थीटा 1, उससे नीचे वाला एंगल था थीटा 2। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ये, तो पहले तो ये निकाल, ये कितनी आई, ए कोस 20 डिग्री, ना कि ए, ये दूरी है ए, लेकिन डी का काम कौन करेगा, ए कोस 20, और इस परपेंडिकुलर से ऊपर वाला एंगल काम करेगा थीटा 1 का, तो थीटा 1 तो हो गया 50, और इस परपेंडिकुलर से नीचे वाला एंगल काम करेगा थीटा 2 का, तो थीटा 2 क्या कितना हो गया, या तो 340, यहां से शुरू हुआ घूम के यहां तक आ गया, या फिर -20, एक ही बात है, यानी कि परपेंडिकुलर से नीचे जाना था, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर से ऊपर ही है, तो -20, तो थीटा 1 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी तुझे 50 डिग्री। 50 क्यों, ये सोचना यार तुझे, थीटा 1 क्या होती थी, इस परपेंडिकुलर से ऊपर की दूरी, तो परपेंडिकुलर से ऊपर की दूरी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये, तो परपेंडिकुलर से ऊपर का एंगल TC और BC है, तो थीटा 1 की वैल्यू 50। ये मुश्किल सवाल पूछ सकता है, तो इसके अंदर मुझे ये याद रखना है कि ये जो डी है ये डी परपेंडिकुलर है, ना कि सिंपल दूरी, और ये एंगल क्या है, थीटा 1 परपेंडिकुलर से ऊपर बनने वाला एंगल, परपेंडिकुलर से ऊपर बनने वाला एंगल, थीटा 2 परपेंडिकुलर से नीचे बनने वाला एंगल। तो तेरे पास रोड वाली कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तू उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स बता सकते हैं। और क्या पूछेगा, रिंग के ऊपर आ जाएगा, रिंग है, मान ले रिंग यूं रखी है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चीज ज्यादा जरूरी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि बराबर बराबर चार्ज है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो 0 होगी, क्यों, सिमेट्री है, तो सोच के देख यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है, तो वो मूव करेगा या नहीं करेगा, क्यों करेगा मूव, ये तो वही कंडीशन हो गई ना, ये मेरे पास बॉल रखी है, हर डायरेक्शन में मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ बराबर एंगल पे, तो ये क्यों मूव करेगा, नेट फोर्स तो इसके ऊपर क्या होगा 0, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा 0, फोर्स 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जो तुमने फोर्स निकालना डिवाइडेड बाई ये क्यू कर दे, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मान रहे क्यू नॉट मान ले, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी 0। अच्छा भाई ये बात समझ में आ गई। अब क्या किया, है तो अभी भी रिंग, लेकिन रिंग को कैसे रखा, पहले तो रिंग रखी थी, ये मान ले रिंग है, ये रिंग है, तो पहले तो रिंग रखी थी यूं और सेंटर पे पूछा था, अब क्या किया, इस रिंग को यूं रख दिया, उससे एक एक्सिस पास करी यहां से, तो उसकी एक्सिस क्या बनेगी, तो एक्सिस मैंने मान ली, ये उस एक्सिस पे x दूरी पे पॉइंट चार्ज रख दिए Q नोट, तो ये पूछ ले इस पॉइंट पे फोर्स बता, फोर्स तो बता दे, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मान ले, छोटा सा चार्ज डी क्यू, इस डी क्यू ने किधर फोर्स लगाया, इसके ऊपर अपने से दूर एफ, ये एंगल क्या है थीटा, ये भी क्या है थीटा, तो इस साइड क्या आएगा एफ कोस थीटा, नीचे की तरफ क्या आएगा एफ साइन थीटा। ऐसा ही एलिमेंट अगर तू इधर मानेगा तो ये फोर्स किधर लगाएगा इधर, तो ये भी थीटा, सिमेट्री है यार, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एफ तो इधर क्या आ जाएगा एफ कोस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा। ओहो, एफ साइन थीटा से एफ साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या जो नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ एक्सिस के अलोंग आएगा, जो एक्सिस थी। बिल्कुल भाई, तो पहली बात तो मुझे पता चल गई कि एक्सिस के अलोंग आएगा, एक्सिस के अलोंग आएगा, ये बात तो मुझे पता चल गई। अब क्या करूं मैं, अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो तू क्या कर, तू एक काम कर, छोटा सा फोर्स निकाल, उसको इंटीग्रेट कर दे। तो मैंने वही किया, ये छोटा सा फोर्स था, इधर क्या आ गया एफ कोस थीटा, तो डी एफ क्या हो गया के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। क्यू वन की वैल्यू क्या होगी डी क्यू, क्यू टू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे चार्ज मान ले क्यू नॉट था आर स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया कोस थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दे, ये दूरी क्या है एक्स, ये दूरी क्या है आर, ये दूरी क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर आएगा ये आर नहीं, एक्चुअली आर क्या होती है दूरी होती है ना दो चार्ज पार्टिकल बीच, तो यहाँ दूरी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू पावर 1/2, यही तो है। तो इसको तू जब सोल्व करेगा तो एक्सिस के ऊपर आएगा, लिमिट क्या होगी डीएल बचेगा ना बस एक अननोन टर्म, तो डीएल का इंटीग्रेशन होगा बस, डीएल मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दे रखा होगा, मल्टीप्लाई बाय डीएल, इंटीग्रेशन करेगा डीएल का 0 से 2 पाई आर, मैक्सिमम लेंथ 2 पाई आर हो सकती है, तो चार्ज लैम्डा इंटू 2 पाई आर आ जाएगा डी क्यू, जो छोटा चार्ज यहाँ डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू 2 पाई आर करेगा। तो ठीक है भाई, तो यहाँ से जब तूने निकाला तो तेरे पास क्या आई वैल्यू, मैं निकाल नहीं रहा यार, तुम कर लियो। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि कोस थीटा भी रख दिया, थीटा कांस्टेंट है ना, एफ कोस थीटा, यहाँ कोस उनको इस चीज में क्या होता है कोस थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, थीटा की लिमिट रख रहे थे, यहाँ तो थीटा कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू क्या होगी कोस थीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है एक्स बाय हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो कोस थीटा तो कांस्टेंट है, यहाँ नॉन टर्म क्या थी डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन कर दिया 0 से 2 पाई आर, तो जो तू डी क्यू लिख रहा था उसको तू अब लिख रहा है लैम्डा इंटू 2 पाई आर। वो जब वैल्यू पुट करी तो तेरे पास क्या आ गया फोर्स, फोर्स को यहाँ पे जो चार्ज था क्यू नॉट उससे जब मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आई इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2। एक स्पेशल कंडीशन यहाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में पूछ लेती इसका पूरा डेरिवेशन। अब एक बात मेरे से कह दे कि अगर एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है आर से, कहने का मतलब क्या है ये रिंग थी, इसका रेडियस बहुत बड़ी और वो एक्स बिल्कुल यहाँ पे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या मैं इस एक्स को, एक्स अगर छोटी है तो एक्स स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ के क्यू एक्स बाय, इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची के क्यू एक्स बाय आर क्यू। ये कब होगी जब ये एक्स बहुत छोटी है। तो मेरे से क्या पूछा पहले, मेरे से रोड पूछी तो मैंने बता दिया रोड को इंटीग्रेट करके, मेरे से फिर क्या पूछा सेमी सर्कल पूछा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था वो मैंने बता दिया, फिर मेरे से क्या पूछी एक रोड यूं रखी तो मैंने उसको स्टैंडर्ड बना लिया, उसके ऊपर जो एंगल चेंज करता जाएगा तो मैं बता दूंगा, इनफाइनाइट रोड की पूछेगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि उसमें θ1 और θ2 दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, तो मैं ये क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे से रिंग की बात आई, तो जब बीच में बिल्कुल सेंटर पर रिंग के पूछा तो वो सिंपल ही हो गया, सिमेट्री था तो 0 हो गया। फिर मेरे से रिंग की एक्सिस पे पूछा तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैं एक डीक्यू चार्ज मान लेता हूँ, वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो मैंने एफ नेट निकाला और फिर मैंने इस चार्ज से डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। तो मैं इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकता हूँ जिसकी वैल्यू क्या है ये, अगर एक्स की वैल्यू बहुत ही छोटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये निकाल सकता हूँ। तो मुझे ये भी बात समझ में आ गई भाई। अब दिक्कत क्या आई, मैंने कहा ये तो यार कहीं देखा देखा लग रहा है, क्यों मुझे लगा क्योंकि मैंने VSHM पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर के क्यू एक्स बाय आर क्यूब है तो फोर्स क्या होगा के क्यू एक्स बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय यहाँ का चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे वहां पे जो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया फोर्स के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट, आर क्यूब कांस्टेंट। तो F इक्वल्स टू इस कांस्टेंट को मैं SHM वाला के से रिप्लेस कर देता हूँ, वहां भी कोई कांस्टेंट ही होता था k इंटू एक्स,
ये तो एसएचएम की इक्वेशन बन गई। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये तभी एसएचएम की तरह बिहेव करेगा जब एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है। तो अगर एक पार्टिकल को मैं यहां से छोड़ूं, यहां पे रखूं, अगर मैं सोच के देख नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, क्योंकि फोर्स उस डायरेक्ट, अब यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज लिया था तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई थी, नेगेटिव होता तो फोर्स यहाँ लगती, दूसरे इसके कारण फोर्स यहाँ लगती, नेट फोर्स कहाँ थी? सेंटर की तरफ। तो एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैं सेंटर से दूर रखूंगा तो वो सेंटर की तरफ आना चाहेगा। जैसे ही सेंटर पे आया तो एक्स हो गया जीरो, एक्स हो गया जीरो तो फोर्स हो गया जीरो। एसएचएम में भी तो यही होता था, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे या बीच में होता था तो सेंटर की तरफ आना चाहता था, लेकिन जैसे ही से यहाँ पे आ जाता था तो फोर्स जीरो हो जाती थी, लेकिन उसकी कुछ वेलोसिटी होती थी जिसके कारण वो आगे चला जाता था। अब यहाँ पहुंच गया, उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती है, यहाँ पे हुई वेलोसिटी जीरो, अब वो फिर से सेंटर की तरफ आएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया के कारण यहाँ के कहीं रुकेगा। यहाँ जैसे ही रुका तो यहाँ पे फोर्स फिर से अंदर की तरफ लगी तो वो पार्टिकल एसएचएम करेगा। तो ये पूछ सकता है कि एक रिंग है, उसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक छोटे से नेगेटिव क्यू चार्ज पार्टिकल को अगर मैं एसएचएम कराऊंगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट ऑफ एम, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है बाय के होता था कांस्टेंट। इस जगह कांस्टेंट क्या है? के क्यू नॉट बाय आर क्यू, एफ इक्वल टू के एक्स होता है ना। तो ये पूरी टर्म किसका काम करेगी? के की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर तो टाइम पीरियड बता सकते हैं। तो मैक्सिमम हद से ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? टाइम पीरियड। तो जैसे सवाल आए कि रिंग के एक्सिस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है और वो एसएचएम कर रहा है तो समझ में आनी चाहिए साला एसएचएम कर क्यों रहा है। हाँ, फोर्स की जो वैल्यू आई थी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी एक्स के, और कांस्टेंट टर्म क्या थी वहां पे? के क्यू बाय आर क्यूब। तो टाइम पीरियड होता है 2 बाई रूट ऑफ एम बाई के, तो यहाँ पे के का काम कौन करेगी? के क्यू बाय आर क्यूब। वहां पे वैल्यू पुट कर सारी और टाइम पीरियड निकाल। एसएचएम का टाइम पीरियड पूछ ले, कुछ भी पूछ लेगा तेरे से, एम्पलीट्यूड पूछ लेगा तो एसएचएम आना चाहिए इसके लिए। तो देख कितना मजेदार क्वेश्चन बन गया। इसके अंदर क्या हो गया? वेक्टर का भी काम आ गया, वेक्टर से तूने रिजल्ट निकाला, इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स, और वेक्टर का यूज करके तूने टोटल रिजल्ट निकाला। इलेक्ट्रो का तो आ ही गया, साथ ही साथ एसएचएम भी घुसा दिया इसके अंदर, टाइम पीरियड पूछ दिया। बहुत जबरदस्त सवाल था भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिंग के ऊपर यहाँ पे पूछे तो मैं रिजल्ट याद रख सकता हूँ, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2, जहाँ पे एक्स क्या है? एक्सिस से दूरी, आर क्या है? ये रेडियस, क्यू क्या है? इसके ऊपर टोटल चार्ज, फोर्स अगर इस जगह पे पूछे, अगर यहाँ पे अगर फोर्स एफ हो तो ये फोर्स एफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्यू और हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फोर्स भी बता सकता हूँ। अब ये तो तूने निकाल दिया। अब एक समस्या हो रही तेरे पास, ये रिंग है और यहाँ चार्ज पार्टिकल था, तो अब तूने ये निकाल दिया, ये याद रखेगा। अब ये समस्या आ गई, अब यहाँ पे फिर से रोड दे दी। तो अब इतनी मेहनत से इंटीग्रेट करके तूने किसी पॉइंट पे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकाल दिया था, अब यहाँ पे फिर से दुनिया भर के चार्ज है, तो अब यहाँ पे फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब तू यहाँ क्या करेगा? छोटा सा एलिमेंट फिर से मानेगा। ये क्वेश्चन भी है, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। मान ले ये रोड है, लैम्डा एल, इसके ऊपर क्या है? टोटल चार्ज। यहाँ पे चार्ज क्या हो गया? स्मॉल डी क्यू। नहीं, यहाँ पे चार्ज तो क्यों मान रहा है? इसके ऊपर तो टोटल चार्ज क्यू हो ही गया पूरी रिंग पे। ठीक है, तो इस जगह पे डी क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तू पहले निकाल चुका ना इस रिंग के कारण। के क्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये दूरी तूने मान लिया, एक्स थिकनेस है dx, के क्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू की पावर 3/2। ये आगे तेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फोर्स पूछिए इस रोड पे तो फोर्स निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये डी क्यू करना पड़ेगा। डी क्यू क्या होगा? लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, इंटीग्रेट कर, अननोन टर्म क्या है? डी एक्स, मतलब लिमिट किसकी पुट करेगा? एक्स की। एक्स कितनी हो सकती है? 0 भी हो सकती है। ये एलिमेंट तो यहाँ भी मान सकता है, रोड क्योंकि इसके सेंटर पे रखी है, और ये पूरी दूरी है एल, तो लिमिट एल भी हो सकती है। एक ये भी केस कर सकता है। नहीं, ये तो नहीं करेगा तू, बस इतनी बात याद रख। तो तूने बड़ी मेहनत करके रिंग एक पॉइंट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा या फोर्स निकालेगा वो निकाला। अब भाई साहब ने क्या कर दिया? रिंग तो दे दी एक्सिस पे, लेकिन पॉइंट चार्ज नहीं दिया, पूरी रोड दे दी। तो हमें पता है पूरी रोड से कैसे डील करते हैं। छोटा सा सेगमेंट मान ले, इस छोटे से फोर्स के ऊपर यहाँ पे जो छोटा सा डी क्यू फोर्स चार्ज होगा
उसके ऊपर मैंने फोर्स निकाल दी और इस डी क्यू का लिमिट पुट कर दी। इस डी क्यू कहाँ हो सकते हैं, 0 से लेके एल दूरी तक। तो ये क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक है, तो ये भी निकाल सकते हैं। तो सब कुछ क्या है, सारा खेल किस चीज का, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का। तुझे सोचना पड़ेगा कि जब मैं इस पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स निकाल सकता हूं, तो अगर यहाँ पे मास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा चार्ज यहाँ मान लूंगा, उसके ऊपर तो मुझे पता ही है एक्स दूरी पे, एक्स की लिमिट पुट कर दूंगा सेंटर से, ओरिजिन से लेके एल दूरी तक। ठीक है भाई, कर दे। तो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जो आज कर रहे हैं हम। एक चीज और सीख लो बस, आखिरी ये निकाल दिया था तुमने, थीटा पे जाके डी थीटा। अगर आधी रिंग होगी तो, पूरी रिंग होगी तो पूरी का भी निकाल दिया वैसे तो तुम लोगों ने। क्या सेंटर पे 0, क्योंकि वो बन गई। 3/4 रिंग होगी तो हर बार थोड़ी तो इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेट करेगा और निकालेगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड याद रख लो। मैंने क्या किया, एक आर्क का निकाल दिया। जैसे मैंने क्या किया था, रोड का निकाला था ना तुम्हारे लिए, इस वाली रोड का निकाला था cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। थीटा की वैल्यू वेरी करते जाओ या इनफाइनाइट कर दो या कुछ कर दो, तुम कुछ भी निकाल सकते हो। ऐसी एक आर्क की याद रख लो, तुम कुछ भी निकाल सकते हो। मैंने क्या किया था, ये एक आर्क मान ली थी, ये मेरे पास एक्सिस है, इस आर्क के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस आर्क ने कितना एंगल बना रखा है, इस आर्क का एंगल अल्फा। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आया था ना, वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, 2k λ/r साइन α/2। ये रिजल्ट याद रख ले मेरे भाई। क्यों, अगर सेमी सर्कल है तो अल्फा की वैल्यू 180, ये अल्फा 180/2 90, तो 2k λ/r डायरेक्ट आंसर आ गया। पूरी रिंग है, अल्फा की वैल्यू 360, α/2 180, साइन 180 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आई थी 0। ये ले अल्फा की वैल्यू 270, यहाँ पुट कर जो आंसर है वो निकाल। तो सिर्फ ये चीज याद रख ले, अगर एंगल 180 होगा तो अल्फा 180 पुट कर। बस ये याद रख, अल्फा क्या है, आर्क का एंगल। तो अगर ये आर्क ये है तो ये एंगल, ये 270 हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, 250 260 जो भी ज्योमेट्री देगा ये याद रख ले, तो कुछ भी निकाल सकता है। अब तूने अब तक क्या निकाला है, रिंग का निकाला है, रोड का निकाला है, अब इनके फिर से चुल उठी डिस्क का निकाल। तो डिस्क का निकालना, वही आई बात दिमाग में, डिस्क निकालना है तो मैंने क्या मान ली, एक रिंग मान ली। वही पुरानी बात है, एक्स पे जाके dx थिकनेस की। तो इसके अंदर क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाई इसका एरिया 2πx मल्टीप्लाई बाई dx। ये तेरे पास क्या आ गया, dq चार्ज किसका, इस रिंग के कारण dq। तो अब इस डिस्क को यूं रखा था एक तरीके से, ये मेरे पास डिस्क है, तो जैसे रिंग को इसको रंग पहले रिंग को यूं रखा था, फिर रिंग को यूं रखा था, तो यहाँ तो रिजल्ट 0 आया था, तो यहाँ भी 0 ही आएगा। अब क्या हुआ, अब इस डिस्क को यूं रख दिया तो ये छोटी सी रिंग होगी, इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसके कारण, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, kqx/r² प्लस x² की वैल्यू 3/2, जहां पे r क्या होती थी, रेडियस किसकी, रिंग की। यहाँ पे रेडियस क्या है, रिंग की x, तो ये x² होगा। ये x क्या होता था, दूरी, ये दूरी मान ले y है, क्योंकि मैंने ये x मान लिया। यार चल एक काम कर, इसको स्मॉल r मान, इसको dr मान, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2πr मान, इसको dr मान, इसको x रख, इसको x रख, यहाँ पे r² हो गया, स्मॉल r²। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस r की लिमिट कितनी हो सकती है, 0 से कैपिटल R। इसका इंटीग्रेशन कर, 0 से कैपिटल R तक लिमिट रख, किसकी, स्मॉल r की। जब इसको सोल्व किया मैंने, मैं नहीं कर रहा, तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर आया σ/2ε0 1 माइनस x/√r² प्लस x²। कोई नहीं पूछ रहा इसको, इस क्वेश्चन को कौन नहीं पूछेगा यार, दिमाग खराब हो जाएगा। डिस्क का निकालते तो इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। तरीका बस थोड़ा जहन में होना चाहिए, कैसे निकाली होगी हमने। डिस्क को रिंग माना होगा,
आर दूरी पे छोटी सी थिकनेस, इस रिंग के कारण एक्सिस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, लेकिन इस रिंग की जो लिमिट है आर या तो 0 हो सकती है कैपिटल आर हो सकती है, वो निकाला दिया गया। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो टोटल चार्ज अगर कैपिटल 2 था तो एरिया हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? सिग्मा की। जैसे लैम्डा होता था वैसे सिग्मा होता है, ऐसे रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ये मैं पता है क्यों निकाल रहा हूँ, पेपर में नहीं पूछेगा, तुम्हें बस फील आनी चाहिए कि डिस्क की कैसे निकालते हैं। अब एक बात सोच के देख, अगर मैं इस डिस्क को यू रखूं और एक एक्स क्या होती है इस डिस्क से दूरी एक्स, इस एक्स को मैं बहुत ही ज्यादा छोटी कर दूं, यहां रख दूं, ये बिल्कुल जरा सा, यहां मेरी डिस्क रखी है, तो ये मेरी डिस्क रखी है और मैंने बिल्कुल यहां रख दिया। तो इसके लिए ये डिस्क कैसी होगी? इनफाइनाइट शीट की तरह। ये इस डिस्क को कैसे देखेगा? अरे भाई क्या है ये, बिल्कुल पास खड़ा है। तू किसी दीवार के बिल्कुल पास खड़ा हो जाए, ऊंची सी दीवार के, तुझे लगेगा वो तो अनंत तक जा रही है। तो इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगी। कब? जब एक्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी होगी तो एक्स को एलिमिनेट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ क्या बचा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का रूट क्या बचा? आर, 1 माइनस एक्स बाय आर। और एक्स इतना छोटा है कि एक्स बाय आर और भी छोटा है, तो 1 माइनस थोड़ा सा कम हुआ तो 1 ही बचा, तो आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो क्या हम यही पढ़ते थे इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट? तो एक तो तरीका है गोज लो, जो हम करेंगे बाद में, गोज से निकालेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक कौन सा तरीका है? प्रॉपर तरीका, इंटीग्रेट किया, डिस्क की निकाल ली। अगर डिस्क के लिए एक्स बिल्कुल कम है तो वो डिस्क कैसे बिहेव करेगी? जैसे इनफाइनाइट शीट, वैल्यू पुट करके देखी, जब एक्स की वैल्यू कम पुट करके देखी काफी, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बचा मेरे पास। तो एक इनफाइनाइट शीट जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या पूछेंगे? कैपेसिटर के अंदर ये पूछेंगे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। कैपेसिटर पे क्या होता है? एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक प्लेट पे चार्ज होता है नेगेटिव। इनफाइनाइट प्लेट की तरह होती है, क्यों? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल पास पास होती है। तो इस पॉजिटिव ने तो अपने से दूर बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ होती है, तो ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों ऐड हो गए, तो टोटल क्या बचा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? कैपेसिटर का। एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है कैपेसिटर के अंदर? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर। ई की वैल्यू क्या होती है कैपेसिटर में? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। किसके अंदर? कैपेसिटर के अंदर। जब मैं ये कहूंगा कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर 2 प्लेट से मिलकर बना है, एक प्लेट की वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आई? या तो गोज लॉ से करेंगे, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा, जो बोर्ड में भी पूछते हैं। बोर्ड में ये नहीं पूछते कि प्रूव करो कि प्लेट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इस तरीके से वो पूछते गोज से, जो बड़ा आसान होता है। हमने क्या किया? हमने पहले डिस्क का निकाला, डिस्क का निकालने के बाद अगर एक्स को छोटा रखेंगे तो डिस्क कैसे बिहेव करेगी? जैसे इनफाइनाइट प्लेट कर रही है, तो यहाँ पे वैल्यू अगर हमने पुट की तो फाइनल रिजल्ट आया मेरे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास एक प्लेट के कारण आ गया, कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और मुझे पता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है पर यूनिट वॉल्यूम? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ वैल्यू मैंने जब पुट करी तो आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी कैपेसिटर के अंदर मैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बोल सकता हूँ। तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को देख के घबराना नहीं है, ये सोचना है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी कहां से आई होगी? पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसको यहाँ पुट किया तो ये वैल्यू आई थी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो मैंने क्या क्या सीख लिया? कूलम्स लॉ सीख ली मैंने ये सीख लिया कि भाई लैम्डा ये जो तेरे पास है रोड और किसी चार्ज पार्टिकल के बीच में कैसे फोर्स निकालते हैं। फिर मैंने सीख लिया कि रोड है लैम्डा की पॉजिटिव चार्ज, किसी भी दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, या ये रोड है तो यहाँ कितना होगा थीटा की टर्म में। तो वो थीटा में कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं, चाहे इनफाइनाइट रोड ले लो तो थीटा कितना हो जाएगा 90। मैंने क्या सीख लिया? मैंने आर्क का सीख लिया अल्फा की टर्म में। तो चाहे वो सेमी सर्कल पूछ ले, चाहे कंप्लीट सर्कल पूछ ले। कंप्लीट सर्कल मतलब रिंग के तो सेंटर पे 0 ही होता है, लेकिन रिंग के एक्सिस पे कितना होता है वो मैंने निकाल दिया। रिंग के एक्सिस पे निकाल दिया, फिर मैंने ये भी निकाल दिया कि एक्स की वैल्यू अगर कम होगी तो एसएचएम करेगा पार्टिकल, तो मैंने टाइम पीरियड भी निकाल दिया। फिर मैंने डिस्क के सेंटर पे निकाला, वो भी 0 आया। फिर मैंने डिस्क की एक्सिस पे निकाला रिंग की मदद से, तो मेरे पास ये आया। फिर मैंने एक्स को कम कर दिया, तो उस केस में तो एसएचएम कर रहा था, इस केस में एक्स को कम किया तो मैंने एक इनफाइनाइट
शीट की तरह बिहेव करने लगा। तो डिस्क की मदद से मैंने इनफाइनाइट शीट का निकाल दिया। एक बार इनफाइनाइट शीट का आ गया तो मेरे दिमाग में आएगी कैपेसिटर भी तो दो इनफाइनाइट शीट से मिलकर बना है। तो मैंने इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर एक कैपेसिटर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी है वो भी मैंने निकाल दी। तो मैंने थोड़ा सा कैपेसिटर का भी कंसेप्ट इसके अंदर घुस दिया। तो भाई इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बताऊं तेरे से, बस यही था। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पूछ सकता है, फोर्स पूछ सकता है, किसी भी ज्योमेट्री के लिए पूछ सकता है, एसएचएम हो रहा है तो वो बता दिया हमने, डिस्क बता दिया हमने, और हमने क्या बता दिया, हमने बता दिया इनफाइनाइट शीट। अब क्या आएगा क्वेश्चन में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही प्रेजेंट होगी क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई है तो फोर्स कितना होगा, क्यू मल्टीप्लाई बाई ई। कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट तो फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो क्या मैं वो तीन इक्वेशन लगा सकता हूँ, हाँ वही लगा सकता है। तो इसके अंदर घुस देंगे अब क्या है, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा था क्यू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगी इसके ऊपर फोर्स कितना लगने लगा, क्यू ई। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो क्यू ई से ऊपर फोर्स आ गया तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यू ई बाय एम, एक्सेलरेशन आ गया। टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी बता, अरे यार यू जीरो था, वी बतानी है तो वी कितनी होगी, ए इंटू टी, ए क्या है, क्यू ई बाय एम मल्टीप्लाई बाई टी। बच्चों वाले सवाल। अब इसके अंदर क्या घुस देगा, मैकेनिक्स भी, वो भी घुस सकता है, टू डायमेंशन। मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ऊपर, चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है वी वेलोसिटी से, तो इस साइड तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो इस साइड तो वेलोसिटी वी ही रहेगी। चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, तो इसके ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई बाय एम। फोर्स नहीं मतलब एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है क्यू ई बाय एम। अगर ये हवा में हो रहा है तो नीचे ग्रेविटी भी लेनी पड़ेगी। अगर किसी टेबल पे रखा है तो ग्रेविटी नहीं आएगी, वो पता चल जाएगा। अगर ग्रेविटी आ गई नीचे की तरफ और ये वैल्यू ए की वैल्यू ग्रेविटी से कम है तो ओवरऑल नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा कितना, जी माइनस क्यू ई बाय एम। और इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो पार्टिकल फिर से कैसे करेगा, पैराबोलिक पाथ में, टू डायमेंशन करेगा। तो प्रोजेक्टाइल में समझ होनी चाहिए, पता चलेगा। एक्सेलरेशन एक बार तेरे पास आ गया तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा, तो वो तीनों इक्वेशन लगा तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर सकते हो। तो फिर आते इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज खुद कर लियो, समझना है। हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं उस पर कर लियो भाई, मैं नहीं बता रहा। अब क्या क्या पूछ सकता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऊपर, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। तो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, क्यू ई। नीचे की तरफ क्या लग रहा था, एम जी, और रस्सी की क्या थी, टेंशन। तो अब नेट एम जी प्लस टी माइनस क्यू ई, ये एम वी स्क्वायर बाय आर प्रोवाइड करेगा। तो सर्कुलर भी घुस सकता है, ठीक है भाई। और एक बात याद रखियो, ई डॉट डीएल की वैल्यू 0 होती है कंप्लीट लूप के लिए। क्यों, ई डॉट डीएल एक तरीके से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, फोर्स जो है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर